क्राइटेरिया ऑफ रेशियल टाइप्स, मानव प्रजातियों के अभिलक्षण। यह अध्याय BA पाठ द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र मानव भूगोल के का खंड ब का एक अध्याय है जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। मानव प्रजातियों के अभिलक्षण या वर्गीकरण की कसौटी उनके शारीरिक लक्षणों के आधार पर निश्चित की जाती है। पहला प्रजाति वर्गीकरण की सीमा। प्रजातियों का वर्गीकरण केवल बाह्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर ही होना चाहिए, क्योंकि वातावरण के परिवर्तन के या ग्रंथि रस हार्मोन आदि के कारण जो परिवर्तन मानव के शरीर में होते हैं वे केवल बाहरी लक्षणों में होते हैं। सभी प्रजातियों में बौद्धिक विकास करने की क्षमता समान होती है। सभी प्रजातियों में चरित्र का विकास के सद्गुण व दुर्गुण देखे जाते हैं। वीरता, कर्तव्यपरायणता, सत्य का पालन, देश प्रेम आदि नैतिक गुण सभी प्रजातियों के लोगों में होते हैं। इसलिए यह सोचना गलत है कि गोरे प्रजातियों में काली प्रजातियों के अपेक्षा बुद्धि अधिक होती है या अधिक वीरता और प्रेम रस होता है। बुद्धि परीक्षण तथा शिक्षा परीक्षण ने यह बात सिद्ध की है कि बुद्धि, शिक्षा और नैतिकता के गुण सभी प्रजातियों में समान होते हैं। अतः केवल शारीरिक लक्षणों के आधार पर ही प्रजातियों का वर्गीकरण करना चाहिए। दूसरा आधार जातियों के शारीरिक लक्षण कौन से होने चाहिए, ये है। मानव प्रजाति का वर्गीकरण करते समय ये बात ध्यान में रखनी है कि शारीरिक बनावट के केवल 1-2 लक्षण को प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार नहीं मानना चाहिए। शरीर की बाहरी लक्षण में से अधिकाधिक लक्षणों को प्रजातीय वर्गीकरण का आधार बनाना चाहिए, जैसे सिर, बाल, नाक, त्वचा, रंग आदि कई लक्षणों का विचार करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि एक लक्षण प्राय कोई भिन्न जाति में एक समान मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए त्वचा का रंग, जो बहुत से लोग प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार मान लेते हैं, परंतु एक ही प्रजाति में कई त्वचा वर्ण के लोग मिल जाते हैं। अफ्रीका के मूल निवासियों में कुछ पीले रंग के लोग भी होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य की शरीर की ऊंचाई भी कई प्रजातियों में एक सी हो सकती है। विश्व में सबसे ज़्यादा लंबे कद के लोग डैल्मेशियन हैं, फिर भी उनकी प्रजाति लक्षण अल्पीय पर्वतीय प्रदेशों के कुछ लोगों से मिलती है, जो सबसे छोटे कद में होते हैं। मनुष्य के में कुछ दूसरे शारीरिक लक्षण ऐसे भी हैं जो त्वचा के वर्ण की अपेक्षा बहुत कम बदलते हैं। इसलिए शारीरिक लक्षणों में से कई महत्वपूर्ण लक्षणों के औसत वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित शारीरिक लक्षण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये 8 हैं। इसमें से पहला, सिर का आकार, हेड फॉर्म या शीर्षीय सूचकांक। दूसरा, कपालधारिता, कैपेसिटी ऑफ स्कल। तीसरा, जबाड़ों का फैलाव। चौथा, बालों की अनुप्रस्थ काट। पांचवा, नाक की आकृति। छठा, नेत्र धतांक। सातवां, शरीर का कद। और आठवां, त्वचा का रंग। चलिए इनके आधार पर हम जातीय वर्गीकरण किस तरह से करेंगे, आगे जानते हैं।
प्रजातियों के वर्गीकरण करते समय किसी मनुष्य वर्ग के व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या के औसत गुणों के आधार पर मानना चाहिए, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति एक दूसरे से बहुत भिन्न हो सकते हैं, परंतु औसतों में अंतर कम होता है। ऐसा भी देखने में आता है कि कहीं दो प्रजातियों के औसत में इतना अंतर या भिन्नता नहीं पाई जाती जितनी कि एक ही प्रजाति के अंदर अलग अलग व्यक्तियों के बीच में पाई जाती है। जिन प्रजाति लक्षणों के आधार पर मनुष्य वर्गीकरण किया जाता है वे निम्नलिखित दो प्रकार से होते हैं। पहला, बाह्य लक्षण, एक्सटर्नल या सुपरफिशियल ट्रेट्स। बाह्य लक्षणों में बालों का रंग और बनावट, त्वचा का रंग, शरीर का कद, चेहरे की आकृति, आँखों का रंग और आकृति, नाक की बनावट आदि होते हैं। दूसरा, आंतरिक लक्षण, इंटरनल ट्रेट्स। आंतरिक लक्षणों में शरीर की हड्डियों के ढांचे, स्केलेटन के नाम पर शरीर की खोपड़ी की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, कपाल की ऊंचाई, नासा सूचीधातांक आदि होते हैं। नेज़ल इंडेक्स की बात है। किसी मनुष्य के कपाल का अनुपात नापने के लिए कपाल की ऊंचाई में लंबाई का भाग देते हैं। इस नाप को ही सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मनुष्य और स्त्री में तथा बच्चों और बड़ों के सिर की चौड़ाई और लंबाई के अनुपात लगभग एक सा रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम पहले बिंदु पर जानते हैं। पहला बिंदु है सिर की बनावट, शीर्षीय सूचकांक। मनुष्य की प्राकृतिक रचना में शीर्षीय सूचकांक सबसे अधिक स्थायी रहने वाला लक्षण है और शरीर के अंगों में परिवर्तन होने पर भी यह सबसे कम परिवर्तित होता है। कपाल या शीर्षीय सूचकांक मापने के लिए निम्न सूत्र को प्रयोग में लाया जाता है। शीर्षीय सूचकांक को निकालने के लिए सिर की चौड़ाई गुणा 100 बटा सिर की लंबाई से निकाला जाता है। जिनके कपाल की चौड़ाई 80% से कम होती है उनके लंबे सिर वाले लॉन्ग हेडेड या दीर्घ शीर्षीय कहते हैं। जिनके कपाल की चौड़ाई 80% से अधिक है उनको चौड़ा सिर वाला या लघु शीर्षीय कहते हैं। यदि सिर की लंबाई 100 इकाई है तो चौड़ाई उसका प्रतिशत भाग होगी। इस चौड़ाई की इकाइयों के अनुसार हम निम्नलिखित 3 प्रकार से सिर आकृतियां देखते हैं। 75 से कम दीर्घ शीर्षीय, 75 से 80 तक मध्य शीर्षीय, 80 से अधिक लघु शीर्षीय। मानव जीवाश्म की से इस बात की पुष्टि होती है कि आरंभ में लंबे सिर वाली प्रजातियां विकसित हुई हैं। यदि मानव प्रिमिटिव मैन की खोपड़ियां जैसे जावा मनुष्य और रोडेशियन मनुष्य की खोपड़ियां सब दीर्घ कपालिक हैं। इसके बाद के मानव प्रजातियों जैसे नीग्रो, मेडिटरेनियन और अल्पाइन के क्रम से अधिक का अधिक चौड़े होते गए हैं और इनकी कपालीय धारिता बढ़ती गई है। विश्व के समस्त मानव प्रजाति का औसत शीर्षीय सूचकांक 79 है। प्राचीन युग से वर्तमान की ओर विश्व में लंबी कपाल वालों की अपेक्षा चौड़ी कपाल वालों की संख्या अधिक बढ़ती जा रही है। कपाल के उन्ताशीय सूचकांक। कुछ खोपड़ियां मेहराबदार होती हैं तथा कुछ ऊपर चौरस होती हैं। खोपड़ी के मेहराब की ऊंचाई का अनुसार
मानव के 3 बड़े वर्ग हैं। पहला वर्ग 58 से कम ऊंचाई प्लेटीसेफलिक, 58 से 63 तक ऑर्थोसेफलिक, 63 से अधिक हेफिलीसेफलिक। प्लेटीसेफलिक लोगों के कपाल का ऊपरी भाग प्राय चौरस होता है। ऑर्थोसेफलिक कपाल के खड़े व्यास और आड़े व्यास का सूचकांक 70 से 75 तक माना जाता है। सिर की बनावट के बाद हम कपाल की धारिता के बारे में जानते हैं। कपाल की धारिता को सरसों या जल भरकर मापा जाता है। यूरोप में पुरुषों का कपाल की औसत धारिता 1450 घन सेंटीमीटर मापी गई और स्त्रियों की कपाल धारिता 1300 घन सेंटीमीटर। पूर्वी एशिया में पॉलिनेशिया में भी यूरोपियनों के समान धारिता है। नीग्रो प्रजाति का कपाल धारिता कुछ कम है और ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की धारिता 1300 घन सेंटीमीटर है। निग्रोटो प्रजाति के लोग नाटे कद के होते हैं और उनके मस्तिष्क का आकार भी छोटा होता है। ऐसा मालूम होता है कि कपाल धारिता का संबंध शरीर के आकार से है। पतले और छोटे शरीर वाले लोगों की कपाल की धारिता कम होती है। जापानी लोग की कपाल धारिता औसत में चीन लोगों से कम होती है, परंतु अल्पाइन यूरोपियन लोगों का कद कुछ छोटा होते हुए भी उनकी कपाल धारिता नॉर्डिक लोगों से अधिक होती है। तीसरा शरीर का लक्षण जबाड़ों का फैलाव है, जो जातीय वर्गीकरण का आधार है। नीग्रो लोगों का जबड़े अधिकतर आगे की ओर बढ़े हुए होते हैं। मंगोलियन प्रजाति के लोगों में मध्यम और कॉकेशियस लोग बहुत कम आगे निकले जबाड़ों वाले होते हैं। चौथे में केशों की बनावट या बाल की बनावट है। मानव प्रजाति के वर्गीकरण के लिए बाल भी मुख्य घटकों का घटक है और कुछ विद्वानों ने इसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है, जैसे कि हेडन ने माना है कि बाल की आकृति प्रजाति का वंशाक्रम में लगातार चलती जाती है। उस पर मानव की आयु व नर नारी भेद का या जलवायु और भोजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी समान रूप से चला जाता है। बालों की आकृति इस बात पर निर्भर करती है कि प्रत्येक बाल की ऊर्ध्वाधर काट में उसका व्यास कितना होता है और शरीर के बालों की जड़ की थैलियाँ कितनी मुड़ी हुई या सीधी हैं। निग्रोटो प्रजाति के बाल की ऊर्ध्वाधर काट का सूचकांक 40 और मंगोलियन प्रजाति का सूचकांक 80 होता है। निग्रोटो प्रजाति के बाल की आकृति लहरदार न होकर छल्लेदार वुली होती है। कॉकेशियन प्रजाति के बालों की आकृति लहरदार वेवी होती है और मंगोलियन प्रजाति के बाल सीधे तथा मुलायम होते हैं। पांचवा लक्षण नाक का अनुपात या नासिका सूचकांक है। नासिका सूचकांक का आधार पर मानव प्रजाति को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। 85 से अधिक चौड़ी नाक वाले कहलाते हैं। 85 से 70 मध्यम चौड़ी नाक वाले
तथा 70 से कम पतली नाक वाले प्रजाति होती है। साधारणतः सभी नॉर्डिक निग्रोइड लोग चौड़ी नाक वाले होते हैं। कॉकेशियन प्रजाति के लोग पतली नाक वाले होते हैं और मंगोलियन प्रजाति के अधिकतर मध्यम चौड़ी नाक वाले पाए जाते हैं, परंतु नाक की सूची या सूचकांक का वंशक्रम में इतना स्थायी नहीं है जितने की शीर्षीय सूचकांक होता है। छठे नंबर पर नेत्रों के कोटर सूचकांक आता है। नेत्र का गोलक क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई का अनुपात या सूचकांक निक्रोटो प्रजाति में 80, ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति में 87, मेडिटेरेनियन प्रजाति में 18 और अल्पाइन मंगोलियन प्रजाति में 95 से 99 ये सूचकांक माना जाता है। 7वां नंबर शरीर के कद का आता है। प्रजातियों के वर्गीकरण में शरीर की ऊंचाई के नाप भी शामिल किया जाता है, जिसके आधार पर कद की ऊंचाई जानी जाती है। पहला 148 सेंटीमीटर से 158 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई वाले नाटा कद कहलाते हैं। 159 से 168 सेंटीमीटर तक मंझला कद, 169 से 172 सेंटीमीटर तक लंबा कद और बहुत लंबा कद वाले लोग 172 सेंटीमीटर से ऊपर की ऊंचाई रखने वाले व्यक्ति होते हैं। पिग्मी लोग 159 सेंटीमीटर से कम और नाटे कद के होते हैं। चीनी लोग अधिकतर मध्यम कद के होते हैं, परंतु उनमें कोई कोई बहुत लंबे कद वाला भी होता है। शरीर की ऊंचाई पर जलवायु के प्रभाव के अलावा वंश तथा भोजन और निवास की दशाओं का प्रभाव भी पड़ता है। 8वें पर त्वचा का रंग प्रजातीय वर्गीकरण में शामिल किया जाता है। त्वचा के रंग में बहुत भेद हैं और सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि रंग की मात्रा या संख्या नहीं बतलाई जा सकती। निग्रोटो प्रजाति का श्याम रंग की होती है। नीग्रो प्रजाति का रंग चॉकलेट या काला होता है। ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति का रंग गहरा भूरा से जैतूनी तक होता है। मेडिटेरेनियन प्रजाति हल्के भूरे या गौण वर्ग की होती है। मंगोलियन प्रजाति पीले रंग या गौर वर्ण की होती है। त्वचा के रंग पर जलवायु का प्रभाव रहता है, परंतु आँखों का रंग और बालों का रंग वातावरण से प्रभावित नहीं होता। इसलिए ये दोनों लक्षण वंशक्रम हेरिडिटी मालूम करने के लिए उत्तम है, परंतु इनका वितरण बहुत संकुचित है क्योंकि नीले आँखों और सुनहरे बाल केवल उत्तरी यूरोप के निवासियों में ही होते हैं। मध्य यूरोप में उनका रंग कुछ बदल जाता है और भूरा रंग हो जाता है। कॉकेशियन प्रजाति के अलावा बाकी समस्त मानव प्रजाति में काले बाल और काली आँखें होती हैं। इन 8 लक्षणों के अलावा कुछ और विशेष लक्षण भी हैं जो शारीरिक लक्षण हैं जो कुछ प्रजातियों में पाए जाते हैं। जैसे मंगोलाइड प्रजाति में नेत्र तिरछे होते हैं, जिनका कारण यह है कि उनकी नेत्रों के पलकों के मोड़ बहुत अधिक विकसित होते हैं। मंगोल प्रजाति में गालों की हड्डियां उभरी हुई, नाक चपटी और मस्तक सपाट होता है। दक्षिण अफ्रीका में कुछ प्रजातियों में स्त्रियों के कूल्हे बहुत बड़े, बहुत चर्बी इकट्ठी किए हुए होते हैं, जिनमें भारीपन मिलता है। ये विशेषता बुशमैन तथा होटेंटॉट
स्त्रियों में देखी जाती है। त्वचा का रंग, शीर्षीय सूचकांक, नासिका सूचकांक, बालों की आकृति और शरीर के कद ऐसे स्थायी लक्षण हैं जो एक बार अलग होने के बाद अब तक स्थिर हो गए हैं। यह लक्षण एक युग तक चलते हैं तथा प्रजातियों के मिश्रण होने के बावजूद काफ़ी सीमा तक शुद्ध रूप से जारी रहते हैं। तो हम देख सकते हैं ये ऊपर दिए हुए 8 लक्षण जातीय